हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत किसी भी देश का संविधान हो तो जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान क्यों ज़रूरत पड़ी और संविधान क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो मतलब कोई भी देश हो उसे चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की ज़रूरत होती है जिसके द्वारा उसे एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जा सके। तो अगर संविधान की बात करें कि संविधान क्या होता है, तो संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह होता है जिससे वहाँ की जनता का सर्वांगीण विकास हो सके। तो सबसे पहले हम संविधान की संरचना के बारे में नहीं पढ़ेंगे, संविधान का भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था का विकास कैसे हुए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज आ जाता है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो ऐसे तो जब अंग्रेज आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई, तो वहाँ से उन्होंने अपनी कंपनी को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए। तो वहाँ से लगभग भारत के संविधान के विकास की यात्रा शुरू हो जाती। लेकिन उस समय जो है अंग्रेज इतना प्रभावी नहीं थे और उस समय उनके द्वारा उतने ज़्यादा चार्टर्स ये इंडिया में। तो हम यहाँ बंगाल से शुरू करते हैं, 1700 ईस्वी के आसपास से पढ़ते हैं भारत के संविधान के बारे में। तो 1700 ईस्वी में जैसा कि अंग्रेज औरंगजेब जो था वो मुर्शीद कुली खान को अपना सूबेदार बना के भेजा। तो आइए हम देखते हैं 1700 ईस्वी के बाद का घटना। 1700 में मुर्शीद कुली खान, इसे औरंगजेब अपना सूबेदार बना के भेजा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की डेथ हो जाती है, मीनिंग मृत्यु हो जाती है। तो जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो 1707 ईस्वी में ये मुर्शीद कुली खान अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर लेता है। तो बंगाल का पहला नवाब कौन रहता है? मुर्शीद कुली खान, बंगाल का फर्स्ट नवाब, बंगाल के प्रथम नवाब। ये हो जाता है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान 1713 ईस्वी में, 1713 से 1727 ईस्वी तक ये बंगाल का फर्स्ट नवाब कौन होता है? मुर्शीद कुली खान। अब मुर्शीद कुली खान वहाँ का नवाब बना देता है। ये अपने नाम पर एक मुर्शिदाबाद शहर की भी स्थापना करता है। इसके का बेटा जो होता है शुजाउद्दीन, ये 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक बंगाल पे शासन करता है शुजाउद्दीन। तो अब शुजाउद्दीन के सरफराज खान यहाँ की गद्दी पे बैठता है। कौन बैठता है? सरफराज खान। सरफराज खान ये 1739 से 1740 ईस्वी तक शासन करता है। 1740 ईस्वी तक शासन करता है और 1740 ईस्वी में जो है बैटल ऑफ घेरिया होता है, युद्ध। घेरिया का युद्ध, घेरिया का युद्ध ये कब होता है? 1740 ईस्वी में। किसके बीच होता है? तो ये होता है सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में। सरफराज खान, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान
बैटल ऑफ घेरिया। बैटल ऑफ घेरिया में क्या होता है कि बैटल ऑफ घेरिया की अगर हम बात करते हैं तो बैटल ऑफ घेरिया में सरफराज खान युद्ध हार जाता है। तो इसके बाद बंगाल की गद्दी पे कौन बैठता है? अली वर्दी खान। तो अब हम बात करते हैं कि अली वर्दी खान का शासनकाल कब तक रहता है। तो अली वर्दी खान के शासन की बात करते हैं तो अली वर्दी खान 1740 से लेके 1756 ईस्वी तक बंगाल पे शासन करते हैं अली वर्दी खान। अली वर्दी खान 1756 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। तो 1756 ईस्वी में कौन बंगाल की गद्दी पे आता है? 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला आ जाता है। कौन आ जाता है? सिराजुद्दौला। सत्रह सौ छप्पन ईस्वी में बंगाल की गद्दी पे बैठ जाता है। तो 1756 ईस्वी की अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पे बैठ जाता है। इसके बाद उसी समय जो है अंग्रेज व्यापार कर रहे थे कलकत्ता में और फ्रांसीसी व्यापार कर रहे थे कहाँ पे? चंद्रनगर में। तो अंग्रेज कहाँ पे व्यापार कर रहे थे? कलकत्ता में। और फ्रांसीसी कहाँ पे व्यापार कर रहे थे? चंद्रनगर में। तो इसके बाद ये अपने अपने क्षेत्र पे किलेबंदी स्टार्ट कर देते हैं। किलेबंदी स्टार्ट कर देते हैं तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब रहता है तो वो अपने नवाब की हैसियत से मना करता है। तो सिराजुद्दौला के मना करने के बाद फ्रांसीसी तो मान जाते हैं लेकिन अंग्रेज अपनी किलेबंदी बंद नहीं करते। इसके बाद वो अटैक कर देता है, फोर्ट विलियम पे अटैक कर देता है और कुछ अंग्रेजों को बंदी बना लेता है। और ये घटना होती है काल कोठरी की घटना। तो काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को होती है। 1756 ईस्वी को कौन सी घटना होती है? काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना। इसमें टोटल कितने लोग रहते हैं? 146। इसमें टोटल 146 लोग रहते हैं। 146 में से अगर हम बात करते हैं तो इसमें 123 लोग यानी 123 पीपुल 123 पीपुल वाज डाइड। 123 डाइड। इसके बाद क्या होते हैं ये? इसके बाद 22 लापता रहते हैं और बच जाता है एक, विलियम हालवेल। विलियम हालवेल ये आके घटना को बताता है। इस काल कोठरी की घटना के बाद अंग्रेज अपना पहला गवर्नर भेजते हैं रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि तो अगर हम बात करते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव भारत आ जाता है। तो हम बात करते हैं बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आ जाता है तो ये यहाँ की घटना काल कोठरी की घटना को सुनने के बाद ये काफ़ी खपा होता है। और इसके बाद 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। तो इस प्लासी का युद्ध होता किसके बीच में है? तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। मतलब कहने का कि बंगाल और अंग्रेजों के बीच में होता है। तो बंगाल की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा होता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। फिर इधर से कौन अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा होता है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा होता है। तो इसका सिराजुद्दौला का सेनापति कौन रहता है? मीर जाफर। मीर जाफर। और एक वहाँ का बंगाल का व्यापारी रहता है, उसका क्या नाम रहता है? राय दुर्लभ।
राय दुर्लभ। अब ये दोनों जो है मिल किससे जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं। इधर मतलब सीन कुछ ऐसा रहता है कि एक तरफ तो अंग्रेज़ों की सेना खड़ी रहती है जो मतलब अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहती है, और दूसरी तरफ सेना रहती है इसकी सिराजुद्दौला की जो तलवार लिए हुए रहती है। तो एक तरफ तो मतलब सेना तो बंगाल की भले ही ज़्यादा रहती है, लेकिन वो उतनी सशक्त सेना नहीं रहती और टेक्नोलॉजिकली रूप से पीछे रहती है। तो उसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव एक चाल चल देता है कि ये वहाँ के सेनापति मीर जाफर को अपने आप में मिला लेता है, अपनी तरफ मिला लेता है। इसके बाद जब सिराजुद्दौला कहता है अपने सेनापति को कि सेना को युद्ध करने का आदेश दो, तो जब बिगुल नगाड़े ये सब जो युद्ध वाले बजते हैं तो बजते हैं, और इसके बाद वो आदेश ही नहीं देता सेनापति। जब सेनापति आदेश ही नहीं देता है तो इसके बाद जो है इधर के सेना तो युद्ध ही नहीं करती, तो कुछ मतलब सिराजुद्दौला के जो वफादार लोग रहते हैं वो युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में कूदते हैं और तुरंत ही मार दिए जाते हैं। इस तरीके से बंगाल यानी कि सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। जब सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है तो इसके बाद जो है इसका मीर जाफर का पुत्र मीरन उसका नाम रहता है, मीरन इसकी सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। और फाइनली बंगाल की गद्दी पे जो है 1757 ईस्वी में कौन बैठ जाता है, मीर जाफर बैठ जाता है। और ये कब तक शासन करता है, 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक शासन करता है। 1760 ईस्वी तक शासन करता है। कौन शासन करता है, मीर जाफर। और इसके बाद मीर जाफर जब वहाँ पे बंगाल के गद्दी पे बैठता है तो ये बहुत सारे गिफ्ट जो है रॉबर्ट क्लाइव को देता है और अंग्रेजों को देता है। मीर जाफर। इसके बाद 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक कौन शासन करता है, इसका सनेल्ला मीर जाफर का नाम रहता है, उसका नाम रहता है मीर कासिम। मीर कासिम जब